आज हम डिस्कस करेंगे भारत में सिंचाई के साधनों के बारे में। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सिंचाई है क्या। सिंचाई कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों को जल उपलब्ध करवाना सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम साधन जैसे नहर, कुएं, तालाब, ट्यूबवेल, बोरवेल के थ्रू। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि शुष्क कृषि क्या है, ड्राई फार्मिंग क्या है। ड्राई फार्मिंग ऐसे क्षेत्रों में कृषि है जो वर्षा आधारित है और वहाँ पर फार्मिंग पूर्णतः बरसात पे आधारित है। ऐसी कृषि को शुष्क फार्मिंग या ड्राई फार्मिंग कहते हैं। आज़ादी के बाद से भारत पूर्णतः खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर नहीं था। हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था जो भी खाद्यान्न, और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। और जो स्टार्टिंग की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, स्पेशली जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का टारगेट था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में भाखड़ा नांगल परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना जैसी अनेक सिंचाई परियोजनाएं भी भारत सरकार द्वारा लाई गई। और सरकार के प्रयासों से ही 1947 से लेकर अब तक 5 गुना सिंचित क्षेत्र जो है वो बढ़ चुका है। और 2015 के अगर आंकड़ों की बात करें तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 46% क्षेत्र सिंचित था। हालांकि अभी भी 54% भाग है वो सिंचित क्षेत्र नहीं है, वो ड्राई फार्मिंग हो रही है वहाँ पर। आगे देखते हैं कि सिंचाई की भूमिका क्या है। सिंचाई से अनेक लाभ हैं। एक तो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र में हमारा सिंचित क्षेत्र कम है, वो उसमें हमें बढ़ोतरी करनी है। दूसरा, हमारा देश जो है वो मानसून पर, हमारी कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है। और मानसून को एक तरह से जुआ कहा जाता है, क्योंकि कभी मानसून अच्छा रहता है, कभी इसमें देरी हो जाती है, कभी बरसात अधिक होती है, कभी कम होती है। इसलिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक है। और ख़ास करके रबी की जो फसल है उसके लिए जल की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसलिए भी सिंचाई की इम्पोर्टेंस है। यदि हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उनमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे पंजाब और चौथे पे आंध्र प्रदेश। यहाँ क्षेत्रफल की बात थी इसलिए राजस्थान है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर ने लगभग पश्चिमी राजस्थान को कवर कर लिया है। यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर की बात हो रही है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ये स्टेट्स वैसे भी काफ़ी बड़े हैं। और यदि हम परसेंटेज की बात करें तो क्षेत्रफल टोटल एरिया और उसमें से कितना परसेंट सिंचित है, तो ऐसे इस जो परसेंटेज के हिसाब से पंजाब पहले नंबर पर है, क्योंकि पंजाब का मोस्टली एरिया जो है वो सिंचित है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि पंच प्लस आप जो है वो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। जैसे सपोज कीजिए आप ये कि ये पहली नदी और ये दूसरी नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको आप कहते हैं। और 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को 2 आप भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। तो पंजाब का लगभग 97% हिस्सा जो है वो सिंचित है। भारत में सिंचाई के साधन यदि हम देखें तो नहरों द्वारा सिंचाई होती है, कुओं द्वारा होती है, तालाबों द्वारा होती है और नलकूपों द्वारा होती है। और अन्य जो साधन हैं जैसे ट्यूबवेल है, बोरवेल है, इनसे जो सिंचाई होती है। ये टोटल ये सोर्स दिए हुए हैं, मैप में आप देख सकते हैं। और यदि आंकड़ों की बात करें तो नलकूप से और कुओं से और नहरों से, ये 3 सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं जिनसे सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है। यदि मैप वाइज हम देखें तो साउथ इंडिया में तालाबों से सिंचाई अधिक होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो नॉर्थ इंडिया है उसमें नहरों से सिंचाई ज़्यादा होती है। कुओं से सिंचाई ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में नलकूपों से सिंचाई होती है, इसका वितरण सर्वत्र है। और नहरों का और तालाबों का आपका नॉर्थ साउथ का डिवाइड देखना है।
इसके कारण हम आगे डिस्कस करेंगे। और ट्यूबवेल से हम बात करें तो ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए ये स्पॉट्स बने हुए हैं। सबसे पहले बात करें कुओं से, तो कुओं से भूमिगत जल को अनेक साधनों से ऊपर खींचा जाता है, जैसे पशु शक्ति से भी, रेट से, या आजकल जो विद्युत पंपों से भी खींचा जाता है। कुओं द्वारा सिंचाई के लिए ऐसे क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं जहां पारगम्य सेल होती हैं और जिससे अंतः स्त्रवण के माध्यम से भूमि के जल में वृद्धि भी होती रहती है। जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कुएं खोदना उपयुक्त होता है, क्योंकि वो वर्षा जल से और नदी जल से रिचार्ज भी होते रहते हैं और भूमि की उत्पादकता भी अधिक रहती है। हिमालय क्षेत्र काफ़ी कठोर है और असम में इस तरह के क्षेत्रों में कुएं नहीं मिलते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में कुल सिंचित क्षेत्र के 50% से अधिक क्षेत्रों पर कुओं द्वारा सिंचाई होती है। आगे यदि दूसरा सोर्स की हम बात करें तालाब की, तो तालाब जो कि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ अपारगम्य सेल मिलती है, और अल्प तरंगित स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में जहाँ काफ़ी वर्षा जो होती है वो मौसमी होता है, और ऐसे क्षेत्रों में तालाब से सिंचाई, जो साउथ में जो है वहाँ पर तालाबों से सिंचाई अधिक होती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के जो भूगर्भिक संरचना हमने पढ़ी थी उसमें दक्षिण के पठार की बात की थी। ये काफ़ी यहाँ पर जो चट्टानें हैं, जो भूगर्भिक संरचना है, यहाँ पर अपारगम्य चट्टानें हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जल जो वर्षा जल है वो ज़मीन में भूमिगत जल के रूप में नहीं जा पाता है, क्योंकि नीचे कठोर चट्टान है। तो ऐसे में तालाबों में पानी, तालाब एक अच्छा सोर्स है सिंचाई का, और इसीलिए साउथ इंडिया में ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। अगला जो सिंचाई का सोर्स है वो है नहरें। नहर सिंचाई भारत में सिंचाई का एक अति महत्वपूर्ण साधन है। 2018-19 के आंकड़ों की बात करें तो 165.97 लाख हेक्टेयर भूमि नहरों से सिंचित थी, और मोस्टली जो थी वो उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उन क्षेत्रों में थी। भले ही उसमें मल्टीपर्पज़ जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भाखड़ा नांगल हो, या जो भी परियोजनाएं थी, हीराकुंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट में था, या उकाई परियोजना, जितनी भी परियोजनाएं थी उनके माध्यम से नहरें उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हिस्सा थी, और उन नहरों से उत्तर भारत के काफ़ी भागों में अभी भी सिंचाई हो रही है। आप देख सकते हैं जो स्कीम्स अभी ये ऑपरेटेड हैं, हाल फिलहाल नहरों से जहाँ सिंचाई हो रही है वो क्षेत्र यहाँ दर्शाए गए हैं, और जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में नहरों से खूब सिंचाई होती है। जम्मू कश्मीर का टोटल पार्ट का 91% जो है वो सिंचित नहरों से सिंचित है। छत्तीसगढ़ में 66%, इस तरह से आंकड़े हैं। एक बार देख लेते हैं कि नहरों से सिंचाई के क्या लाभ हैं और क्या हानि। पहला लाभ, अधिकांश नहरें 12मासी सिंचाई प्रदान करती हैं। आवश्यकता अनुसार आप कभी भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखे की समस्या से निजात पा सकते हैं। समस्या इसी के साथ दूसरी हानि है कि नहर के पानी की ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता है, जो जल जमाव की समस्या को उत्पन्न करता है। इस तरह की समस्याएं हैं। यहाँ सेम की समस्या है, क्योंकि नहरों से रिसाव होता है तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका भूमिगत जल ऊपर आने लगता है और जल भराव की समस्या होने लगती है। नहरें नदियों द्वारा बहाए गए बहुत अधिक तलछट ले आती हैं, और वो तलछट काफ़ी उपजाऊ होती हैं। जैसे यहाँ से कोई सतलज नदी का जो पहाड़ों को काट कर जो उपजाऊ मिट्टी उसके साथ जो तलछट आई है वो नहरों के माध्यम से यहाँ के खेतों में पहुँच जाती है, जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव होती है। साथ में हानि ये है कि खेतों में पानी का अत्यधिक प्रभाव भूजल के स्तर को ऊपर उठा देता है, और मिट्टी में नमक की मात्रा, जब भूमिगत जल, एक तरह से आप ये देखें कि यहाँ पे ज़मीन है और भूमिगत जल अंदर गया, उसके बाद में यहाँ फिल हो जाएगा, उसके बाद में वो ऊपर आने लगेगा और तो सेम जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और सूर्य के प्रकाश के कारण ये जो ऊपर वाला जल है ये तो भाप बनकर वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और बाद में जो पानी बच जाता है वो
एक तरह से पूरा नमक की एक लेयर बन जाती है। तो सैलिनिटी की समस्या उत्पन्न होती है जो कि भूमि को बंजर बना देती है। कुछ नहरें जो जैसे इंदिरा गांधी कनाल है, और इधर जो चंबल से और यमुना से जो नहरें निकाली गई हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हिस्सा हैं और सिंचाई के लिए काफ़ी सस्ते स्रोत हैं। नहरों के आसपास जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर मच्छर काफ़ी पैदा होते हैं, जिससे मलेरिया जैसे बीमारियाँ भी फैलती हैं। नहर की सिंचाई में प्रारंभिक लागत तो अधिक है, लेकिन लंबे समय के लिए इनका उपयोग काफ़ी सस्ता है। जैसे स्टार्टिंग में जब इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी तो काफ़ी खर्चा आया था, लेकिन उसके बाद में एक बार नहर बनने के बाद में उनकी मरम्मत के लिए इतनी कॉस्ट नहीं आती है, इतनी लागत नहीं लगती है, इसलिए काफ़ी सस्ती हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो। और नहर की सिंचाई केवल मैदानी क्षेत्रों में, ये एक हानि है कि नहर जो है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त है। जहाँ पर साउथ इंडिया में जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर काफ़ी हार्ड रॉक है, तो यहाँ पर नहर के लिए खुदाई करना काफ़ी टफ है, और यहाँ पर तालाब से ही सिंचाई कारगर है। नलकूपों की यदि बात करें कि नलकूपों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑल ओवर पूरे इंडिया में है, और इसका नुकसान ये है कि इससे जो भूमिगत जल है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में ख़त्म होता जाता है, और हर जगह पर जो हम भूमिगत जल देखेंगे वो सिंचाई के लिए और पीने के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हर जगह जल जो कुछ जगह हम नलकूप के लिए देखते हैं तो वहाँ पर खारा जल मिलता है, तो जो न पेय के लिए उपयुक्त है ना सिंचाई के लिए उपयुक्त है। आजकल सिंचाई की नई नई टेक्निक्स भी आने लगी हैं, जिस तरह से हम ये 4-5 जो हैं इम्पोर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फर्टिगेशन। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था कि फर्टिगेशन क्या है। तो फर्टिगेशन जो है वो फर्टिलाइज़र और इरिगेशन इन दोनों से मिलकर बना है, एक तरह से इसकी संधि कर दी गई है। आधुनिक तकनीक है जिसमें उर्वरक के साथ साथ सिंचाई की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दबाव से बहती हुई जलधारा में उर्वरक को घोल दिया जाता है, और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से इसमें सिंचाई की जाती है। ड्रिप इरिगेशन दूसरा पॉइंट है जो नई टेक्निक है सिंचाई की। इसमें इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बूंद बूंद सिंचाई होती है और पौधे को आवश्यकता के अनुसार समय समय पर थोड़ा थोड़ा जल मिलता रहता है, और इसमें जल की क्षति कम होती है। नोजल के माध्यम से बूंद बूंद से सिंचाई होती है। छिड़काव सिंचाई, इसे हम पहली स्लाइड में देख सकते हैं, इसे स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें ये ड्रिप इरिगेशन से पूर्व में ये टेक्निक यूज होती थी। इसमें थोड़ा जल का नुकसान ज़्यादा होता है। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें वर्षा के जल को एकत्रित कर लिया जाता है बड़े गड्ढे बनाकर, और या फिर जो घरों में छत के जल को एक टैंक बना करके उसको हार्वेस्ट किया जाता है। और वाटरशेड प्रबंधन, जो एक तरह से नदी का जैसे वाटरशेड एरिया होता है, वैसे ही वाटरशेड प्रबंधन की नीति पारिस्थितिक अनुरूप लघु स्तरीय प्रादेशिक विकास की नीति, जिसमें केंद्र में स्थानीय और भूमिगत जल संसाधन है। प्रत्येक वाटरशेड में प्रदेश की मृदा और जलीय उपलब्धता आदि विशेषताओं का आकलन किया जाता है, और उसमें पूरी तरह से ये देखा जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में जल के साथ साथ हम कृषि के विकास के लिए और मृदा संरक्षण के लिए ऑल ओवर पूरा इन्वायरमेंट संरक्षण की हम बात करते हैं, उसमें बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये किया जाता है। एक बार हम एनिमेशन से देख लेते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में सिंचाई कैसे होती है। हमने डिस्कस किया था कि ऐसे नोजल से बूंद बूंद इसको सिंचाई कहते हैं, टपक इरिगेशन। इसमें पौधे को जितनी ज़रूरत होती है उतना जल उसको निरंतर मिलता रहता है, और जल की क्षति कम होती है, और कम जल में भी हम सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह
यदि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल जो इरिगेशन मेथड है जैसे नहर से, इनसे हम जब सिंचाई करते हैं तो इसमें जल की बचत काफ़ी होती है। सामान्य जो नहरों से जल है हम सिंचाई करते हैं उसके 40% तक जल की बचत ज़्यादा होती है। और इसमें ये भी है कि जहाँ जहाँ पौधे हैं हम वहीं पे ही ड्रिप नोजल लगाते हैं, ताकि आसपास के क्षेत्र में, जैसे ये खाली क्षेत्र है यहाँ पर सिंचाई का कोई लाभ नहीं है, तो ऐसे में पौधे को जहाँ जड़ें हैं, जहाँ पौधा है वहीं पर ही जल मिलता है, तो लगभग 40% तक हम जल की बचत कर लेते हैं। तो काफ़ी प्रभावी मेथड्स हैं, तकनीक्स हैं जिनसे हम सिंचाई को और ज़्यादा उन्नत बना सकते हैं और कम जल में अधिक क्षेत्र को सिंचित कर सकते हैं। तो ये तो था एक भारत में सिंचाई के साधन, और हमने देखा कि किस प्रकार सिंचाई की आवश्यकता है और क्या क्या मेथड्स हम यूज़ में ले रहे हैं, क्या क्या नई तकनीक्स आ चुकी हैं सिंचाई की। धन्यवाद।